Hello students, so we are back. How are you? I hope you all are doing well. So God bless you, God bless us all. And having said that, let's start our chapter number 1 again. तो हम कल कहाँ पर थे? हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे बच्चों, और केमिस्ट्री का पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1। और हमने क्या क्या किया था? हमने किया था एक इंट्रोडक्शन किस चीज़ को लेके? पहले एक बार पीछे वाला बताएंगे। एलिमेंट्स टोटल हमने बताए थे 118 होते हैं, ठीक है। 3 तरह से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है एलिमेंट्स को, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। ओके, ये तीनों चीजें किस चीज से बने होते हैं? ये बने होते हैं एटम्स के साथ में। किस चीज के साथ में बने होते हैं? एटम्स के साथ में। एटम्स सबसे छोटी इकाई। ओके, प्रकृति के अंदर 118 तरह की चीजें मिलती हैं। जो भी कुछ हम हमारे सराउंडिंग के अंदर है वो एलिमेंट है, या कंपाउंड है, या मिक्सचर है। या तो एलिमेंट है, या कंपाउंड है, या मिक्सचर है। ओके, अब एलिमेंट के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं? या तो मेटल होगा, जैसे लोहा, जैसे कि आपका जिंक, या फिर नॉन मेटल होगा, जैसे कि लकड़ी या कुछ भी और, या फिर मेटलॉइड होगा, यानी कि जो प्रॉपर्टी शो करेगा मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। और ये आपने टेबल भी देखी थी, पीरियोडिक टेबल भी देखी थी, है ना। या फिर क्या होगा? दो मेटल से मिलके बना हुआ दो मेटल या दो नॉन मेटल, या एक मेटल या एक नॉन मेटल से मिलके जो चीज बनती है वो कहलाती है कंपाउंड। क्या कहलाती है? कंपाउंड। एक ही मेटल प्लस में मेटल के एटम्स अगर मिल जाएं तो उनको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल, ठीक है। कंपाउंड, मॉलिक्यूल। मिक्सचर क्या चीज होती है? मिक्सचर 9वीं क्लास के अंदर आपने पढ़ा था, जब दो कंपाउंड आपस में मिल जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्या कहते हैं उसको? मिक्सचर। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये जो हमने पिछले सेशन के अंदर पढ़ा हुआ है, और पिछले हमारे लेक्चर के अंदर क्या कवर किया गया है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ी है बॉन्ड, ये अपना बैलेंसिंग। क्या पढ़ी है? बैलेंसिंग की प्रक्रिया। और हमने क्या पढ़ा है? और हमने कल पढ़ा था कि एक केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है? केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर या तो किसी चीज की स्टेट चेंज हो जाए, यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस तब चेंज हो रही है एक रिएक्शन के अंदर, या उसका कलर चेंज हो रहा है, या उसके अंदर से गैस निकल रही है, या टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इनमें से कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है केमिकल रिएक्शन? बोले तो A + B = C + D। ये क्या कहलाते हैं? इस साइड के अंदर रिएक्टेंट, यानी जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। जो बन रहा है उसको क्या कहलाते हैं? वो कहलाता है प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ओके, और हमने क्या पढ़ा था कि इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। और इस इक्वेशन के को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है? टू अचीव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? वो कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी रिएक्शन के अंदर चाहे स्टेट चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, गैस निकल जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, परंतु इनके अंदर जो एटम्स का वेट होगा दोनों साइड के अंदर बराबर बराबर रहेगा। नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड के अंदर बराबर बराबर रहेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। हमने बैलेंसिंग भी पढ़ा रहा था कि बैलेंस करते कैसे हैं, ठीक है। अब उस चीज को तो मैं दोबारा रिवाइज कराने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होएगा। हम बढ़ते हैं आगे, और हम बढ़ेंगे आगे किस चीज के साथ में? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ में। वो इंट्रोडक्शन में आपको क्या देना चाहता हूँ? एटम के बारे में। एटम क्या होता है? सबसे छोटी इकाई बनती है। दो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं Fe। Fe का मतलब क्या होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन। क्या है ये? एक एलिमेंट है। और एलिमेंट का कौन सा प्रकार है? ये मेटल है। ओके जी,
ठीक है। अब ये किससे बनता है? ये Fe के एटम से बनता है। ठीक, ये मान लो ये एटम है, ठीक है। अब ये Fe के एटम्स इसके अंदर कैसे कंबाइन होते हैं? ये ऐसे ऐसे करके सटे होते हैं ये आपस में, और आपस में किस चीज़ से जुड़े होते हैं? इनके बीच में एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या है? एक तरह का संबंध है दो एटम्स के बीच के अंदर का, राइट। वही संबंध डिसाइड करता है कि एक मेटल के अंदर या नॉन मेटल के अंदर वो अपनी उसकी स्टेट क्या चीज़ है। वो फिजिकल स्टेट के अंदर है, मतलब कि स्थिर है, सॉलिड है, वो लिक्विड है या गैस है। ये आपने पिछले साल 9वीं क्लास के अंदर पढ़ा था कि अगर सॉलिड होता है तो उसके एटम बिल्कुल क्लोज इस तरीके से पैक होते हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, चिपके होते हैं एक दूसरे से, इसलिए कोई भी चीज़ सॉलिड होती है। ये है सॉलिड। लिक्विड बोलेंगे तो ये इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, एटम्स के बीच में, वो लिक्विड स्टेट हो जाती है। तीसरी क्या चीज़ होती है? गैस। गैस के अंदर क्या होता है? ये बड़ी दूर दूर होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, ये एटम्स बड़े दूर दूर स्थित होते हैं। तो इनके बीच में एक बॉन्ड होता है, या आपस में किस तरीके से प्रेजेंट हैं वो डिसाइड करता है कि उसकी स्टेट क्या है, उस मेटल की, नॉन मेटल की स्टेट क्या है। आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं हम आगे और किसकी तरफ बढ़ते हैं? आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। इन्होंने भी भाई अब बुक के अंदर से ही पढ़ रहे हैं आज हम, क्योंकि मैं आपको उन नोट्स की तरफ लेके चलता हूं जो आपके लिए सबसे इजी लैंग्वेज के अंदर हैं, बेस्ट अंडरस्टैंडेबल हैं, ताकि आपका ध्यान भी लगा रहे और आपको एक सिंपल लैंग्वेज मिल जाए, और उसके अंदर से आप अपने नोट्स बना के उसको लंबे टाइम तक रिटेन भी कर सकें। तो मैंने फाइंड आउट किया कि आगे की जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं ये बुक्स के अंदर बड़ी अच्छे से दे रखी है। बीच बीच के अंदर हम आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए नोट्स के ऊपर भी ले चलेंगे, लेकिन आज हम देखते हैं पहले इसी के अंदर से क्या लिखा हुआ है। आपने 9वीं क्लास के अंदर पढ़ा है कि एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट, मेटल या नॉन मेटल या मेटलॉइड, तीन तरह के हो सकते हैं ना एलिमेंट। एक एटम, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज नहीं हो सकता। यानी कि आयरन के एटम आयरन के ही रहेंगे, चाहे कितनी भी रिएक्शन कर लो उनकी। ये नहीं हो जाएगा कि आयरन के रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ और बन गया। और ये कौन सी वाली चीज़ है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि भाई किसी भी चीज़ की संख्या और उसका जो एक वजन होता है वो हमेशा रिएक्शन के अंदर सेम ही रहता है। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम द एल्सवेयर। ना तो वे गुम हो जाते हैं, उनके नंबर भी सेम ही रहते हैं। ये हम कई बार बोल चुके हैं कि भाई वेट और नंबर सेम रहेगा, इसीलिए हम बैलेंसिंग करते हैं। ओके, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो ये केमिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या है? कुछ नहीं होता। ये जो बॉन्ड होते हैं ना एटम्स के, है ना, ये ब्रेक हो जाते हैं। आपको याद होगा कि हम जब अपना पीछे जब हम क्या कर रहे थे, ये हमने पढ़े हैं ना, देखो ये इस तरीके से, ये Fe प्लस में 4H2O, Fe3O4H2, हमने इसको यहाँ पे 4 से गुना किया। ये सब करते हैं, क्यों करते हैं? ये बैलेंसिंग क्यों करते हैं भाई? ये एटम्स के अंदर के जो बॉन्ड है ना केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये ब्रेक हो जाती हैं, और ये ब्रेक होने के बाद में फिर हमारे को इस तरीके से बैलेंस करना पड़ता है 1x4 गुना कर करके, है ना। ये आपको याद आ गया होगा, है ना। अब आगे चलते हैं। अब हम आ जाएंगे किस चीज के ऊपर? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। ठीक, अब यही बॉन्ड कैसे कैसे बनते हैं, यही चीज डिसाइड करती है कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। ये आप आगे के चैप्टर नंबर 3 और 4 में भी पढ़ेंगे इन बॉन्ड्स के बारे में। कोई बात नहीं, सब चीजें दोबारा रिवाइज होंगी। जो 9वीं के अंदर बेस था दैट विल बी रिवाइज्ड अगेन। आपको इसके लिए बिल्कुल भय खाने की, डरने की, हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइंस विल बी टॉट इन अ वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, डोंट वरी। पहली चीज, पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले हमारा क्या चीज आता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही देखो क्या है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन। कंबाइन मतलब किसी चीज को जोड़ना। एक ऐसी रिएक्शन, इसके नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में मिलके एक नया ही एलिमेंट बना रहे हैं।
कहने का मतलब क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ए प्लस बी, ये रिएक्टेंट बन के क्या बन गया, सी डी, ये दोनों कंबाइन हो गए यहाँ पे आके, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये पहली तरह की रिएक्शन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ओके, डेफिनेशन देख लें। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, चौक होता है ना, वो उसके अंदर अगर चूना पत्थर, उसके अंदर अगर पानी मिला दिया जाए तो स्लेक्ट लाइम बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, और उससे क्या बनता है, बहुत सारी गैस प्रोड्यूस होती है। केमिकल रिएक्शन की एक पहचान ये भी थी ना कि गैस निकलती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो क्विक लाइम, ये आपको देखो याद रखनी है, पेपर के अंदर कैसे पूछे जाती हैं। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर बिलो रिएक्शन, और रिएक्शन के अंदर क्या पूछा होगा, क्विक लाइम इज एडेड विद वाटर, बस इतना बोल दिया जाएगा। तो क्विक लाइम क्या चीज होती है, अभी ये आपको याद रखना है, क्विक लाइम क्या चीज होती है। क्विक लाइम होती है CaO प्लस में H2O इज इक्वल टू CaOH2, और ये क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, एक्वस। एक्वस का मतलब जिसके अंदर पानी मिला हो, यानी कि वो लिक्विड स्टेट के अंदर हो। ओके, क्विक लाइम के अंदर हाइड्रोजन गैस, ये देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, H2O, क्या लिखा हुआ है, ये पानी L, ये कल बताया था ना कि रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरी होते हैं ये। और यहाँ पे क्या बन गया, स्लेक्ट लाइम। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है एक्चुअली बच्चों, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रही हैं। सच रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आ गया सबके समझ में, एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, राइट। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल, थोड़े से एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं भाई इसका। जैसे कि C+O2 इज इक्वल टू CO2। ठीक है, कार्बन सॉलिड, O2 गैस, क्या बन गया, गैस, है ना। ब्रैकेट में G का मतलब क्या होता है, गैस। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, 2H2 गैस, O2 गैस, 2H2O लिक्विड बन गया। पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन मिली होती है, 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और क्या बन जाता है, 2H2O। इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस और एलिमेंट या कंपाउंड, या तो एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड। सब्सटेंसेस क्या चीज होते हैं, पदार्थ। पदार्थ क्या, हमने अभी शुरुआत के लेक्चर की शुरुआत में क्या होता है, पदार्थ क्या चीज हो सकती है, तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड हो गया या फिर मिक्सचर होगा, तीन ही चीज हो सकती है भाई। तो एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना कि एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं, बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से तो बोर आप भी हो जाते हो गए, है ना। चलो मैं नहीं बताता, आप ध्यान दीजिए कंपाउंड क्या चीज होती है। हिंट दे देता हूं, दो एलिमेंट से मिलकर कोई चीज बनती है तो कंपाउंड कहलाता है, और एलिमेंट क्या चीज होती है, तीन तरह के होते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ लिया। अब यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब एक और चीज हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि एक कुछ इस तरीके के भी रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर आपका टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर, ये भी था ना केमिकल रिएक्शन का एक पहचान कि उसके अंदर टेम्परेचर चेंज होता है ना। तो ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिनके अंदर टेम्परेचर चेंज होता है, और अगर टेम्परेचर चेंज होएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब उनके अंदर से एनर्जी निकलेगी। टेम्परेचर इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। वी ऑब्जर्व, ऐसा ही एक और रिएक्शन पढ़ते हैं और उसको हम बोलेंगे क्या, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए एक बार नोट्स के अंदर से पढ़ाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा उसके लिए। जस्ट प्लीज 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
एक्सोथर्मिक और ओके चलिए इसी के अंदर से ही कैरी ऑन करते हैं। जैसे ही मेरे को नोट्स के अंदर से आप दिख जाएगा मैं उसको आपके लिए सामने ले आऊँगा। तब तक के लिए आप इसी चीज को ध्यान दीजिए। एक्सोथर्मिक क्या चीज होती है? जिसके अंदर से हीट एनर्जी निकलती है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। किसी भी चीज को जब जलाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। और कल हमने पढ़ा भी यही है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, है ना। एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व हो रही है, एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब का मतलब जैसे कि फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सोथर्मिक कोई चीज जल रही है। ओके जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4, ये क्या चीज है? मिथेन। क्या है ये? मिथेन गैस जी। प्लस में 2O2 गैस, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में 2H2O गैस। ठीक है। क्या आपको पता है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? कल ही बात करी थी हमने इसकी। जी बिल्कुल पता है आपको, हमने सारा का सारा पढ़ा हुआ है ये। क्योंकि एक्सोथर्मिक के अंदर क्या चीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो हम जब अपना खाना खाते हैं डाइजेशन के दौरान, याद कीजिए, फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक किया जाता है। जैसे कि राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। हमने देखा था ना कि सारा का सारा खाना पहले कार्बोहाइड्रेट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर क्या चीज बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और ये ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है और हमारी बॉडी को एक एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, सेलुलर लेवल के ऊपर। तो स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। और हमने इसको पढ़ा था किस फॉर्म के अंदर? रेस्पिरेशन प्रक्रिया के अंदर। याद कीजिए रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या थी? द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल। यही था ना। और हमने ये देखो, ये उसकी इक्वेशन भी है और ये 1 नंबर के अंदर अक्सर पूछी जाती है। ये ग्लूकोज है C6H12O6 एक्वस। एक्वस बोले तो मैं नहीं बताता, आपको पता है एक्वस क्या चीज होती है। प्लस में 6O2, ये भी एक्वस के अंदर है। क्या बना? 6CO2, ये भी एक्वस में है। प्लस में 6H2O, ये लिक्विड के अंदर है। प्लस में एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो आपका चीजें सड़ गल के खाद बन जाती है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया अब एक्सोथर्मिक क्या होता है। अब इसका उल्टा क्या होगा? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होगा? जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ओके, वो भी देखेंगे भाई। एंड फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। जैसे पौधे आपके सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो एक आपके एंडोथर्मिक प्रक्रिया हो गई। अब हम आगे चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या चीज होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है? 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। लेकिन अगर एक चीज टूट के 2 भागों में विभाजित हो जाए तो वो भी एक तरह की रिएक्शन हो गई। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन। मतलब कि टूटना, ब्रेकिंग डाउन जिसके अंदर हो रही हो। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर। और ब्रेक डाउन कैसे हो सकता है? जब एक आपकी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो। एक्सटर्नल फोर्स आपकी हीट हो सकती है, आपकी फिजिकली फोर्स हो सकती है, आपका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो ये फेरस सल्फेट है, FeSO4 सॉलिड फॉर्म के अंदर है। इसको जब हम गर्म करेंगे, हीट, ये हमने पता है ना कि ऊपर क्या चीज हो रही है इस तरीके, और इसको हीट को हम ऐसे ट्रायंगल के अंदर भी बना सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो किस चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है? Fe2O3 सॉलिड, इसके अंदर ब्रेक डाउन होगी, जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड के अंदर। फेरस सल्फेट को गर्म किया गया तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। प्लस में उसने इवोल्यूशन ऑफ गैस करी। कौन कौन सी? SO2 प्लस में SO3, ये सल्फ्यूरिक ऑक्साइड उसने गैस प्रोड्यूस भी कर दी।
अब इस रिएक्शन के अंदर आप क्या देखते हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट था भाई, ठीक है, ये सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है सिंपल प्रोडक्ट को, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4 एक्चुअली क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर होता है। क्रिस्टल क्या होता है, एक छोटे छोटे इस तरीके से टुकड़े होते हैं, वो FeSO4 7H2O पानी को लूज कर देते हैं। जब उसको हीट किया जाता है, भाई गर्म करेंगे पानी लूज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाता है। सारे रिएक्शन के सारी चीजें हो रखी हैं इसके अंदर, क्या क्या हो रखा है, कलर चेंज हो रखा है, स्टेट चेंज कर रहा है, और फिर डिकम्पोज किसके अंदर हो जाता है, गैस भी बना देता है। एक तो प्रोडक्ट बना दिया Fe2O3 और फिर गैस भी इवॉल्व कर दी, सल्फर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड। डाईऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन के 2, ट्राईऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के 3। और ये फेरिक ऑक्साइड क्या चीज होती है, ये सॉलिड होता है, वाइल SO2 एंड SO3 ये आपकी गैस निकल रही है। सबके समझ में आ गया। तो जब एक प्रोडक्ट दो सिंपल चीजों के अंदर टूट जाता है तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और एक और देख लेते हैं, लाइमस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइमस्टोन क्या चीज होती है, लाइमस्टोन आपका मार्बल होता है, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, आपके दांत भी इसी से बनते हैं कैल्शियम के साथ में। CaCO3 को हीट किया तो क्विकलाइन बना दिया, यह भी हमने पीछे भी पढ़ा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व कर दी। आगे सेकंड चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे कि ये बहुत ज़रूरी रिएक्शन होती है। और इसके अंदर एक और चीज़ और रखी है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, कोई भी ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट करने से, जिसके अंदर हीट एनर्जी का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब एक चीज का टूटना, और उसको तोड़ने के लिए जब हीट का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जहां पे भी थर्मल आएगा, थर्मल का मतलब प्रेजेंस ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल पानीपत के अंदर आपके बहुत से जाने पहचाने वाले थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोयले को जलाकर उसके अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस कराई जाती है, उस एनर्जी से पानी को उबाला जाता है, उस पानी के उबालने से जो भाप बनती हैं उनसे टरबाइंस को घुमाया जाता है और बिजली प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए उसका नाम क्या है, थर्मल प्लांट, है ना। पानीपत के थर्मल प्लांट में नौकरी करते हैं। अब समझ में आ गया थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी यूज हो रखी है। ओके।